हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीडियो एजुकेशन पॉइंट। सबसे पहले आप सभी का थैंक्स फ्रेंड्स हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एजुकेशन पेपर 2 के एमसीक्यूज़। फ्रेंड्स, काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ की सीरीज़ जो है वीडियो एजुकेशन पॉइंट पे डाल दी गई है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके इनको देख सकते हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन में हेल्प हो सके, आपको पता चल सके कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे और आगे किस तरह के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, एसिंक्रोनियस लर्निंग अप्रोच डज नॉट इंक्लूड। जो एसिंक्रोनियस जो लर्निंग अप्रोच है उसके अंदर क्या शामिल नहीं होता है? कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, कंटेंट होस्टिंग या फिर मैथेटिक्स। तो इसके अंदर जो शामिल नहीं होता है फ्रेंड्स वो नहीं होता है मैथेटिक्स, यानी कि अधिगम जो विज्ञान है वो शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ बीइंग एस्टेब्लिश्ड। निम्नलिखित को स्थापित होने के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। इनमें से कौन सा पहले जो है बना था, कौन सा जो है बाद में एस्टेब्लिश हुआ है। फ्रेंड्स, ये जो है इस क्वेश्चन का मैं सिर्फ आंसर दूंगी। इनके बनने के ईयर जो है आप मुझे, या एस्टेब्लिश जो ईयर है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, कि सबसे पहले जो है कौन बना था। ये आपकी बनी थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट हुई थी यूजीसी की, यानी कि 1956 के आसपास जो इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में शोर करके भी बता सकते हैं। आफ्टर दैट आपकी जो है एनसीईआरटी आती है, जिसके बारे में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये 1961 में एस्टेब्लिश हुई है। उसके बाद आपकी जो है एस्टेब्लिश हुई है NIEPA, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, जो कि आपकी नई दिल्ली के अंदर स्थापित है। उसके बाद आपका नंबर आता है NCTE। तो अब की बार पॉसिबिलिटी बनती है, देखो ये जो है सबसे पहले कौन एस्टेब्लिश हुआ था उसके अकॉर्डिंग है, सबसे बाद में कौन एस्टेब्लिश होता है उसके अकॉर्डिंग भी आपको लगाना आ सकता है। तो फ्रेंड्स, इसके एस्टेब्लिशमेंट जो ईयर है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का यहाँ पे गिवन है, NCERT का यहाँ पे गिवन है, और साथ में नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का यहाँ पे गिवन है। अब आपको UGC और जो है NIEPA का एस्टेब्लिशमेंट ईयर हमें जो है कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके और ताकि आपकी प्रिपरेशन का आपको पता चल सके कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट इन केस ऑफ वोllstonecraft। ठीक है, ये क्या है, एक लेडी थी जो कि फेमिनिस्ट थी और इन्होंने महिलाओं के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। तो इसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ये लिखा हुआ है, द मेजॉरिटी ऑफ वोllstonecraft अर्ली प्रोडक्शंस आर अबाउट, कि जो वोllstonecraft की अधिकांश आरंभिक रचनाएं हैं वो कैसी हैं? अबाउट क्या है? एजुकेशन, एजुकेशन से रिलेटेड है। जो वोllstonecraft है इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द फंडिंग फेमिनिस्ट फिलोसफर्स। ये कहता है कि वो नारीवादी, आरंभिक जो नारीवादी दार्शनिकों में से एक है। जो वोllstonecraft है वो एक अंग्रेज लेखक है, फिलोसफर है, एडवोकेट है वुमेन्स राइट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वन कहता है कि ये इनकी जो फर्स्ट सोल थर्ड बुक थी वो केयरिंग थी, ए फेमिन अप्रोच टू एथिक्स एंड मोरल एजुकेशन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है इसका है ऑप्शन डी, कि ये जो बुक इसकी लिखी हुई नहीं थी। यही जो कथन है वो इनमें से सही नहीं है। और आप हमें कमेंट बॉक्स में इनके द्वारा रचित फर्स्ट बुक जो है बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, माइंड इज मेयरली अ फंक्शन ऑफ द ब्रेन एंड overtone accompanying bodily activity, it is an onlooker at events never influencing them belongs to। ये एक स्टेटमेंट है कि मन मस्तिष्क का केवल एक प्रकार्य है, यह शारीरिक क्रियाकलापों का एक अतिदान है, ये घटनाओं का दर्शक होता है, उन्हें कभी प्रभावित नहीं करता है। ये कथन किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, आपका जो है कथन ये संबंधित होगा एपिफिनोमिनलिज्म से, यानी कि उपोत्पादवाद से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। ये डेफिनेशन जो है किसकी है?
स्वास्थ्यपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य सुस्वास्थ्य है, न कि केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति। यह परिभाषा कहाँ से ली गई है? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन से ली गई है, वर्ल्ड बैंक से ली गई है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ से, या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। फ्रेंड्स, ये जो डेफिनेशन है ये है आपकी WHO की, यानी कि राइट आंसर इज डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन हैड इन्वेस्टेड Rs 200 crore in the year 2010 to improve the learning outcome of the students. In order to know whether the investment has yielded the desired result, the group should perform. किसी संस्थान समूह ने वर्ष 2010 में अपने विद्यार्थियों के अधिगम प्रतिफलों में सुधार के लिए 200 करोड़ रुपए का निवेश किया है। यह जानने के लिए कि क्या निवेश के वांछित नतीजे प्राप्त हुए हैं, समूह को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस निकालना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस निकालना चाहिए, या फिर वो इंटेंजिबल बेनिफिट एनालिसिस निकालेंगे, या फिर वो टेंजिबल बेनिफिट एनालिसिस निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें से जो है वो परफॉर्म करेंगे आपका कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस। नेक्स्ट वन आपका होगा प्रेजेंटेशन स्लाइड्स आर मोस्ट सुटेबली मीन्ड टू बी। जो प्रेजेंटेशन जो स्लाइड्स होती है उनका सर्वाधिक उपयुक्त आशय क्या है? तो इसका जो आशय होगा वो होगा फ्रेंड्स विजुअल एड, कि वो क्या है, एक दृश्य सहायक सामग्री के रूप में काम करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच द बुक गिवन इन द लिस्ट फर्स्ट के अंदर आपकी बुक गिवन है विद देयर रिस्पेक्टिव अथर्स, साथ में अथर्स भी गिवन है। तो आपको देखना है किसकी कौन सी बुक है। कर्मयोग किसकी है? वीमेन एंड इवल किसकी है? कर्मयोग किसके द्वारा लिखी गई है? वीमेंस एंड इविल किसके द्वारा लिखी गई है? इथिकल रिलीजन किसकी बुक है? और सिंथेसिस ऑफ योगा किसकी बुक है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी। जो कर्म योग है वो लिखी गई है आपकी स्वामी विवेकानंदा के द्वारा। वीमेन एंड जो इविल बुक है वो आपकी लिखी गई है नेल नोडिंग्स के द्वारा। इथिकल रिलीजन जो है आपकी महात्मा गांधी जी की बुक है। सिंथेसिस ऑफ जो योगा है वो आपकी क्या है? श्री अरविंदो जी की है। तो आपको इनमें से कोई भी एक तो बुक भी याद होती हैं तो आपको आपका सारा का सारा क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको बुक्स जो है फेमस अथर्स के द्वारा जो लिखी गई है उनके बारे में भी देख करके जाना है एग्जाम के अंदर। अभी कोई जो है नेक्स्ट अदर टाइप की जो बुक है वो पूछी जा सकती हैं, या इनमें से रिमेनिंग जो आपके अथर हैं वो भी और उनकी बुक्स के बारे में पूछा जा सकता है। कई बार क्वेश्चन रिपीट भी हो जाता है, तो इसलिए इसको लर्न कर लेना। द अप्रोच टू काउंसलिंग इन विच द थेरेपेटिक प्रोसेस इज डायरेक्टेड अलोंग लाइन्स कंसिडर्ड रिलेवेंट बाय द काउंसलर इज नेम्ड एज। उपबोधन के लिए वह दृष्टिकोण जिसमें चिकित्सीय प्रक्रिया को परामर्शदाता के द्वारा प्रासंगिक मानी गई विधि के द्वारा निर्देशित किया जाता है उसका नाम है। कौन सा नाम है? डायरेक्टिव काउंसलिंग है, इलेक्टिव काउंसलिंग है, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग है, या फिर वोकेशनल काउंसलिंग है? तो ये होगी आपकी डायरेक्टिव काउंसलिंग, यानी कि निर्देशात्मक उपबोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विस्लर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल हेल्प्स इन मेजरिंग। जो विस्लर का जो वयस्क बुद्धिमत्ता मापनी जो है वो किसको मापने में मदद करते हैं? इमोशनल इंटेलिजेंसी को, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को, मल्टीपल इंटेलिजेंसीज को, या फिर सोशल इंटेलिजेंसी को? तो ये जो है आपकी हेल्प करती है इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, यानी कि जो बौद्धिक अक्षमताएं हैं उनको मापने में ये आपकी हेल्प करती है विस्लर अडल्ट इंटेलिजेंसी स्केल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।